Hello friends, welcome to the Hindu daily newspaper analysis. Today at the 10th of the September 2023 we will discuss The Hindu। तो आज है 10 सितंबर और भारत में नई दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 की मीटिंग चल रही है। तो G20 क्लिंचेज न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। तो G20 ने एक दिल्ली डिक्लेरेशन को साइन किया है, कंसेंसस एग्रीमेंट बने हैं। तो आइए जरा देखते हैं G20 एक्चुअल में क्या है। G20 एक 20 ग्रुप का मेंबर है। एक्चुअल में इसमें 19 कंट्री हैं और 1 यूरोपियन यूनियन एक यूनियन के रूप में, एक ब्लॉक के रूप में मेंबर है। प्रेजेंट टाइम में 2023 की प्रेसिडेंसी भारत के पास है और इसकी थीम रखी गई है वसुधैव कुटुंबकम। यानी अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में जो कंट्री हैं G20 के, तो ये हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, भारत यानी इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अमेरिका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोपियन यूनियन। तो ये जो है पूरे वर्ल्ड के 85% जो है ग्लोबल जीडीपी को कंटेन करते हैं। साथ ही साथ ये 2/3 जो है पॉपुलेशन को भी कंटेन करते हैं। अगर देखा जाए तो अब इस मीटिंग में जो है एक एग्रीमेंट बना है कि G20 में यूरोपियन यूनियन के साथ साथ अब अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल कर लिया गया है। इस तरीके से 2 ब्लॉक इसमें शामिल हो गए और 19 कंट्री है। तो हो सकता है फ्यूचर में हम इसे G21 के नाम से संबोधित करें। तो हम देखते हैं G20 एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन किए हैं। इसमें एक्चुअल में जो मेन कंसेंसस ये बना है कि यूक्रेन का जो पैराग्राफ था उसी को लेकर प्रॉब्लम थी, चाइना ने भी अपोज किया था। तो एक्चुअल में G20 मेंबर जो है एक जॉइंट स्टेटमेंट देने पर एग्री हो गए हैं और उसमें यूक्रेन के पैराग्राफ को तो एक्सेप्ट किया गया, उसके साथ साथ अफ्रीकन यूनियन के मेंबरशिप को एक्सेप्ट किया गया। लेकिन इसमें चाइना जो विरोध कर रहा था, तो रसिया का कोई नाम इसमें नहीं शामिल किया गया कि रसिया का एग्रेशन है, रसिया ने जो है रसिया को क्रिटिसाइज नहीं किया गया। इस तरीके से देखा जाए तो जो इंडियन डिप्लोमेसी है, इंडियन जो है पॉलिटिकल सिस्टम है, इसने अपनी एकजुटता दिखाया, अपनी एक स्ट्रेंथ को दिखाया। इंडिया ने अपनी पावर दिखाया है कि हमने अपने दिल्ली डिक्लेरेशन को भी एग्रीमेंट साइन करवा लिया कंसेंसस बनाकर, जो कि पिछली बार जब इंडोनेशिया में हुआ था तो बाली समिट में एक्चुअल में ऐसा हो नहीं पाया था और उस समय जो है चाइना और रसिया दोनों ने काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था। लेकिन यहाँ पर जो है जो G20 की बात कीजिए तो इंडोनेशिया जो कि पहले होस्ट किया था, प्रेजेंट टाइम में इंडिया है, इसके बाद ब्राज़ील को मिलेगा, उसके बाद साउथ अफ्रीका को मिलेगा। तो जो कंजिक्यूटिव होस्ट कंट्री हैं G20 के, इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया है, जिससे कि साथ ही साथ जो है जापान जो कि G7 का प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंसी जिसके पास है, इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है तब जा करके ये न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ है। और ये जो है भारत की कूटनीतिक स्तर पर, एक डिप्लोमेटिक लेवल पर बहुत बड़ी जीत एक मानी जा सकती है। जो बाली में समिट हुआ था एक्चुअल में उसमें कंडेमनिंग, डिप्लोरिंग रसिया की बात की, रसिया इन्वेजन ऑफ द यूक्रेन इन फरवरी 2022 की बात किया था। लेकिन एक्चुअल में जो दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ है इसमें साफ साफ कहा गया नेशनल पोजीशन ऑफ द वेरियस G20 मेंबर ऑन द वार इन यूक्रेन विथ ए जेनेरिक रेफरेंस दैट ऑल स्टेट मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम द थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स टू सीक टेरिटोरियल एक्विजिशन अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ द एनी स्टेट। तो जो ये स्टेटमेंट एक्चुअल में रिलीज हुआ है इसमें साफ साफ कहा गया है कि ये जो है किसी भी पॉलिटिकल जो बाउंड्री है, सोवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, पॉलिटिकल डिपेंडेंस किसी स्टेट की है, वो एक सोवरेन कंट्री, उस पर किसी का जो है टेरिटोरियल एक्विजिशन नहीं होना चाहिए, किसी का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें साफ साफ जो है कहीं पर ऐसा नहीं कहा गया है कि रसियन इन्वेजन जो है की बात कर रहा है, रसिया जो है यूक्रेन को इन्वेज कर रहा है। इस तरीके से देखा जाए तो इससे जो चाइनीज मेंबर भी काफ़ी खुश हो गए हैं और उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो जो कि पहले अगर देखा जाए तो जो G20 के अलावा G7 और यूरोपियन यूनियन जो कंट्री हैं एक्चुअल में यही जो है रसिया का विशेषकर विरोध करते हैं। लेकिन अगर हम देखा जाए तो G20 में इनका एक प्रभुत्व तो है, लेकिन एक मेंबर के रूप में है, सिर्फ जो है अमेरिका एक मेंबर है और यूरोपियन यूनियन है। लेकिन ब्रिक्स की देखा जाए तो ये यूरोपियन यूनियन और अमेरिका दोनों ही पूरी तरीके से बाहर हैं। तो G20 के अलावा G7 के अलावा देखा जाए तो ब्रिक्स समिट भी बहुत ज़्यादा एक इसमें हेल्पफुल हुआ है, जिससे कि ये चीज़ें आगे शामिल हुई। तो जो डिक्लेरेशन हुआ है उसमें 83 नंबर का पैराग्राफ है, उसी को ही जो इंक्लूड किया गया है। और इसमें जो है यूक्रेन के सोवरेनिटी की तो बात की गई है, लेकिन रसिया के किसी भी तरह के इन्वेजन की बात नहीं की गई है। तो यहाँ हम देखते हैं जो पेज नंबर 6 है, पेज नंबर 7 है द हिंदू का, ये पूरा G20 समिट से जो है डेडिकेटेड पेज बनाए गए हैं। तो अगर हम देख सकते हैं इसमें जो है
ऋषि सुनक और बाइडेन जो यूएई और फ्रांस के राष्ट्रपति, यहाँ पर जो है एक फिगर में भी दिखाया गया कि जो भारत की जो कल्चर है, चाक से मिट्टी से जो बर्तन बनाए जाते हैं, साथ ही साथ निर्मला सीतारमण जो है WTO की हेड से मुलाकात करें। तो ये कुछ इमेजेज हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जापान एट G7 चेयर ब्रिज गैप विथ वेस्ट ऑन यूक्रेन। तो जो यूक्रेन की जो अभी हम बात कर रहे थे, फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया गया है, उसमें यही चीज़ें कही कि जो भारत है और जापान है, जिनके पास G7 और G20 की प्रेसिडेंसी है, इन्होंने वेस्टर्न कंट्री का यूक्रेन को जो सपोर्ट कर रहे हैं उसमें भारत ने रोल तो निभाया है, लेकिन इसमें रसिया के इन्वेजन की कोई बात नहीं की गई है, जिससे कि जो है रिफ्रेन फ्रॉम द थ्रेट आर यूज ऑफ फोर्स टू सीक टेरिटोरियल एक्विजिशन अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ द एनी स्टेट। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कहीं रसियन इन्वेजन की बात नहीं कीजिए, तो इसलिए दिल्ली डिक्लेरेशन कंप्लीट हो गया और बाली में ये डिक्लेरेशन नहीं हो पाया था, तो ये भारत की जीत है। साथ ही साथ देखा जाए इंडिया और जापान जो कि G20 G7 के इसमें प्रेसिडेंसी है, इन्होंने ग्लोबल साउथ को भी जो है सपोर्ट किया है। और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि यूक्रेन के अलावा भी तो दुनिया में बहुत सारे इशू हैं, उन्हें भी हमें डिस्कस करने की आवश्यकता है। लेकिन हम जानते हैं भारत का जो है जापान एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा रहा है। तो जो हमारे पास एक जो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बन रहा, उसके लिए फिर से 400 बिलियन यानी 22,494 22,494 करोड़ रुपए, एन का मतलब ये है 22,494 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई है, जिससे कि भारत का ये इंफ्रास्ट्रक्चर और भी ज़्यादा मजबूत हो सके। आगे देखा जाए तो लॉन्च ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस एक की मोमेंट इन द क्वेस्ट फॉर द क्लीन एनर्जी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है यहाँ पर एक और हमारे जो है देखते हैं डिक्लेरेशन हुआ है, जिसमें एक नई स्कीम लॉन्च की गई है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ये जो है इसमें जो है ये कहा गया है कि एक्चुअली कि जो वर्ल्ड में ये चूँकि बहुत समय से पहले से चर्चा में रहा है कि जो वर्ल्ड में हम पेट्रोल यूज करते हैं, तो पेट्रोल में एक्चुअल में बायोफ्यूल की ब्लेंडिंग की जाए, उसको मिक्स किया जाए, जिससे कि हमारी ग्लोबल वार्मिंग कम हो सके और जो पेट्रोल पर या पेट्रोलियम कंपोनेंट पर, पेट्रोलियम फ्यूल पर डिपेंडेंसी है, उसको थोड़ा सा घटाया जाए। तो ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च हो गया है और इसमें बहुत सारे कंट्री, G20 के अलावा भी कुछ कंट्री थे, जैसे कि बांग्लादेश, मॉरिशस एट्सेट्रा, बांग्लादेश, मॉरिशस, पुर्तगाल, नीदरलैंड, ये देश भी यहाँ पर आए हुए थे, जो कि G20 के मेंबर नहीं, सिंगापुर, ये लोग आए थे, लेकिन इन्होंने भी इस अलायंस में पार्टिसिपेट किया है। और इससे क्या होता है कि आगे चल कर के ये हम बायोफ्यूल पर जो काम करेंगे, जिससे कि हमारी जो सस्टेनेबिलिटी है, क्लीन एनर्जी की तरफ हम बढ़ेंगे। और टोटल 20% एडिंग की बात हो रही है, अगर हम 20% ऐड करते हैं तो भी हमारे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। आगे देखा जाए ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, तो एक ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव की बात की गई है। जब ये लॉन्च हुआ तो उसी समय G20 सैटेलाइट मिशन को लॉन्च करने की बात की गई, जिसमें एनवायरनमेंट और क्लाइमेट के ऑब्जर्वेशन किया जाए कि हम ऐसा एक, जैसा कि हम जानते हैं भारत सरकार ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, जिसको पूरे सार्क कंट्री जो है 8 सार्क कंट्री हैं, इनको जो है डेडिकेट किया गया था कि ये अपने क्लाइमेट के लिए, इन्वायरमेंट के लिए ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। लेकिन जानते हैं पाकिस्तान जैसा देश उससे दूर ही रहता है, तो भारत ने इससे तो प्रोवाइड कराया है। तो उसी तरीके का कंपोनेंट बनाया गया है कि G20 सैटेलाइट मिशन लॉन्च किया जाए, जो कि इन्वायरमेंट और क्लाइमेट के ऑब्जर्वेशन को करेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर एक जो है ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव को भी लॉन्च करने की बात की गई है, जिससे कि हम देखें तो अगर एनर्जी ट्रांजिशन इज द सिग्निफिकेंट नीड फॉर द 21st सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड कंसिडरिंग द चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज। अगर क्लाइमेट चेंज हमारे सच में अगर एक चैलेंज है, इसे एक्सेप्ट किया जाए तो हमें एनर्जी ट्रांजिशन करना होगा, लेकिन इसके लिए ट्रिलियंस ऑफ द डॉलर की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इंक्लूसिव एनर्जी ट्रांजिशन करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि ऐसा पहले भी हो चुका है और डेवलप्ड कंट्री ने कहा था कि हम 100 बिलियन, 2010 की बात है, 2010 में उन्होंने कहा कि हम 100 बिलियन US डॉलर की फंडिंग करेंगे, जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो प्रोवाइड करेंगे डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री को। तो इंडिया के साथ साथ जो ग्लोबल साउथ के जो कंट्री हैं, उन्होंने भी डेवलप्ड कंट्री की प्रशंसा किया है कि एक पॉजिटिव इनिशिएटिव लें अगर 2023 में, तो 100 बिलियन को वो सपोर्ट करने की बात किया है उन्होंने कि हम 100 बिलियन US डॉलर प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि डेवलपिंग कंट्री को टेक्नोलॉजी और जो भी नए फ्यूल टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट करें और न्यू फ्यूल की तरफ बढ़ें, एक्सप्लोरेशन करें, रिसर्च करने के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। देखा जाए जैसा कि हमने कल वीडियो में देखा था, ये आप किसी भी चैनल पर, वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट्स ने डिनर रखा था
जब उन्होंने डिनर रखा तो वो जो वेलकम पार्टी था, वेलकम सेरेमनी हो रही थी, तो वहाँ पर उड़ीसा के कोणार्क विल को जो है रिप्रेजेंट किया गया था। प्राइम मिनिस्टर सभी प्रेसिडेंट से जो डेलीगेट्स थे उन्हें उनके बारे में थोड़ा सा इंडिकेट भी कर रहे थे। तो अगर देखा जाए तो उड़ीसा कोणार्क विल एक सेंटर स्टेज एट G20, तो ये इसको एक रेप्लिका बनाया गया है। उसकी एक प्रतिकृति जो है उड़ीसा के जो सन टेम्पल है, सूर्य मंदिर है, उसे बनाया गया था बैकड्रॉप में, जहाँ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो है हैंडशेक कर रहे थे। जो डेलीगेट्स थे उनकी जो है वेलकम कर रहे थे जब डिनर के लिए वो जा रहे थे। तो देखा जाए उसमें G20 का लोगो भी था, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम लिखा हो, जिसका मतलब है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। एक्चुअली वसुधैव कुटुंबकम, अभी पूरा संसार एक ही वर्ल्ड है। तो यहाँ से देखा जाए तो वेलकम पार्टी में शहनाई, अगर ये किसी एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि कोणार्क टेम्पल के समय जब डेलीगेट्स का वेलकम किया जा रहा था तो वे वहाँ पर म्यूजिक, इंडियन कौन सी म्यूजिक को जो है कंपोज किया गया, वहाँ पर बजाया गया, तो शहनाई को बजाया गया। कोणार्क टेम्पल की बात की जाए तो एक्चुअल में ये 13वीं सेंचुरी 13वीं शताब्दी में वहाँ के एक राजा नरसिम्हदेव फर्स्ट ने बनवाया था, और ये तब से है, और ये जो है भारत की एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक धरोहर के रूप में स्थापित है। नेक्स्ट आर्टिकल देखा जाए तो रिवाइविंग ग्रेन डील विल कूल ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन। तो फाइनेंस मिनिस्टर का इसमें एक स्टेटमेंट है। जैसा कि हम जानते हैं कि रसिया ने क्या किया है, जो ग्रेन डील था यूक्रेन के साथ उसे रद्द कर दिया, तो अफ्रीका में या अमेरिका में कुछ देशों में जो है ग्रेन की बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो गई है। लेकिन यहाँ पर जो है G20 लीडर ने एक रिकमेंडेशन किया कि ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को रिवाइव किया जाए, जिससे कि ग्रेन फूड और फर्टिलाइजर का रसिया और यूक्रेन से पूरे वर्ल्ड में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में उनकी पहुंच सुनिश्चित हो सके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंट्रियों में, बहुत सारे कंट्रियों में इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया है। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर का ये भी कहना है कि इसका इफेक्ट भारत पर ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक्चुअल में इफेक्ट मानसून का पड़ता है। तो हमारे यहाँ फूड की सप्लाई, तो हम तो खुद फूड सप्लायर हैं, एक्सपोर्टर हैं, तो हमारे पास फूड, लेकिन हाँ फर्टिलाइज़र की क्राइसिस भारत में क्रिएट हुई है, प्राइस बढ़े हैं। अगर ये डील होता है तो भारत के लिए भी फ़ायदा है कि फर्टिलाइज़र के रेफरेंस में हम इसमें एक चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगी। लेकिन इंडियन जो फूड सिस्टम है वो एक्चुअली इंडियन की एग्रीकल्चर है वो मानसून पर डिपेंडेंट है, इसलिए हम रसिया या यूक्रेन का जो ग्रेन है, गेहूं है, उस पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि ये डील रद्द होने के बाद से अनाज के दाम बहुत बढ़े हैं वर्ल्ड में, तो इसको वर्ल्ड लेवल पर इन्फ्लेशन कम करने में फ़ायदेमंद साबित होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है G20 लीडर्स डिक्लेरेशन नोट्स नीड फॉर मोर फाइनेंस टू अरेस्ट ग्लोबल वार्मिंग। तो जैसा कि हम जानते हैं जो G20 ग्रुप है एक्चुअल में इकोनॉमिक कोऑपरेशन ग्रुप है। ये जो है पहले एक्चुअल में शुरू हुआ था, जो डिफरेंट कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर थे, गवर्नर जो उनके सेंट्रल बैंक के गवर्नर थे, वो लोग मीटिंग करते थे जिससे इकोनॉमिक कोऑपरेशन बनाया जा सके पूरे वर्ल्ड में। लेकिन इसको देखा गया, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव जो है आइडिया निकल करके आए हैं। तो फाइनली 2008-9 से इसको जो है लाया गया एक रेफरेंस में कि जो कंट्री ऑफ द हेड हैं या स्टेट ऑफ द हेड हैं वो लोग इसको जो है ज्वाइन करें, और तब से ये स्टेट चल रहा है। तो इसको एक्चुअल में देखा जाए तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन के साथ साथ अब पूरे वर्ल्ड में ये ग्लोबल वार्मिंग, इन्वायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी की बात किया जा रहा है। तो G20 जो डिक्लेरेशन हुआ है उसमें एक बार पहली बार ऐसा हुआ है कि सभी लोगों ने फार्मली रिकग्नाइज किया है कि हमें जो है एक फाइनेंस करने की ज़रूरत है, जिससे कि रिन्यूएबल एनर्जी के रेफरेंस में ट्रांजिशन किया, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी इकोनॉमी की बात की जा रही है। इसमें कहा गया कि एक्चुअल में देखा जाए तो 5.8 to 5.9 ट्रिलियन $US की जो है 2023 से पहले रिक्वायरमेंट है कि डेवलपिंग कंट्री को प्रोवाइड कराया जाए, और लगभग 4 ट्रिलियन जो है पर ईयर क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए 2030 से पहले प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि 2050 तक हमें एक नेट जीरो इमिशन की तरफ बढ़ सकें। अदरवाइज अगर हम, ये बहुत हैवी फंडिंग है, बहुत ये बल्क अमाउंट है, लेकिन ये बल्क अमाउंट अगर प्रोवाइड नहीं कराया गया तो डेवलपिंग वर्ल्ड ऐसा नहीं है सिचुएशन कि वो इसको जो है बैलेंस कर सके, वियर कर सके। जो वियर नहीं कर पाएंगे तो क्लाइमेट का असर जो है गरीब देशों पर सबसे ज़्यादा पड़ता है, चाहे वो इमिशन भले न करें पर इफेक्ट उनके ऊपर पड़ेगा, परंतु उनका जो है क्यूमुलेटिव इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पर पड़ेगा। जैसा कि चाइना से निकला कोरोना पूरे वर्ल्ड को तबाह कर दिया, तो किसी भी देश में अगर गरीबी है, भुखमरी है,
क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत आपदाएं आ रही हैं, तो उसका असर कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड पर पड़ेगा। इसका सीधा असर हम देख सकते हैं। अभी हमने देखा ग्रीन डील की बात हो रही है, मामला है रशिया और यूक्रेन का, लेकिन पूरा वर्ल्ड महंगाई से जूझने लगा है। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन होगी तो पूरे वर्ल्ड को जूझना पड़ेगा। इसलिए G20 ने प्रॉमिस किया है कि हम नेट जीरो की तरफ बढ़ेंगे या नो नेट कार्बन इमिशन की तरफ बढ़ेंगे। और इसको जो है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टर्म है जो कि हमेशा चर्चा में रहता है, इसके तहत आएंगे। कंट्री, इसका एक्चुअल मतलब यह है कि जितने कंट्री हैं, जितने नेशन हैं, वो इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे का कारण है जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, चाइना है, भारत है, ब्राज़ील है, लेकिन इसके साथ साथ देखा जाए तो मॉरिशस, भूटान, नेपाल, ये भी देश तो हैं। क्या सभी लोग इक्वली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। इसलिए कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी गोल तो कॉमन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉमन है, पर उनके जो योगदान होगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो डिफरेंशिएटेड होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मामला है। और एक्चुअल में जैसा अभी इससे पहले आर्टिकल हमने डिस्कस किया कि जो $100 बिलियन US की बात की जाती है वो इसी एजेंडा पर है, इसी जो है उनका फंडा है, यही उनका मेन आइडिया है, आइडियोलॉजी है कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर ये प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि 2010 से में जो एग्रीमेंट हुआ था 100 बिलियन को, उसे ही आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। भारत की बात करें तो भारत ने नेट जीरो बाय 2070 हमने एग्रीमेंट कर लिया है। 2021 में प्राइम मिनिस्टर ने जो है डिक्लेयर कर दिया था कि 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन इस अचीवमेंट को पाने के लिए हमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की हमें आवश्यकता होगी, अरबों खरबों रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए इसको भी ध्यान रखना है कि अगर हमें वर्ल्ड की ग्रीन हाउस गैस को, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करना है 43%, 2030 तक 43% हमें 2019 के लेवल से रिड्यूस करना है। तो इसके लिए हमें जो है 2025 तक ही हमें जो है एक पिक ग्लोबल लेवल मानना चाहिए। उसके बाद तो हमें स्पेशली किसी कीमत पर रिड्यूस करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए जो है सीधी सी बात है, बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है। और 4 ट्रिलियन एनुअली अगर प्रोवाइड कराया जाएगा तब ये संभावना है कि हम उसको नेट जीरो टारगेट की तरफ बढ़ सकते हैं। तो यानी बहुत हाई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है और साथ साथ डेवलपिंग कंट्री के लिए इसे अचीव करना बहुत ही कठिन टास्क है, बहुत टफ टास्क है कि क्लाइमेट गोल को अचीव कर सके। तो अपने आप से नहीं कर सकते हैं, उन्हें हेल्प की आवश्यकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है ऑन द फाइनेंस ट्रैक G20 टू पुश फॉरवर्ड ऑन क्रिप्टो रेगुलेशन MDB रिफॉर्म। MDB मीन्स मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक। तो अगर देखा जाए तो G20 की मीटिंग में साथ साथ जो हो इकोनॉमिक सिचुएशन है, क्लाइमेट के साथ साथ, जैसा कि हमने पहले कहा कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए ही G20 को बनाया गया था। अब उसका जो है मेन एजेंडा भले क्लाइमेट हो चाहे अन्य फील्ड में कोऑपरेशन हो, लेकिन एक्चुअल में इकोनॉमिक कोऑपरेशन उसका मेन पोर्शन था। तो यहाँ पर एक जो है कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल अप्रोच की बात की गई, जिसमें क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जाएगा और स्ट्रेंथन मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट में रिफॉर्म करने की बात चल रही है, जिससे कि एक्चुअल में जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें है हम बहुत ज़्यादा उसको एक्सपेंड कर सके, फाइनेंशियल इंक्लूजन कर सके। तो इसमें एक्चुअल में जो है कुछ 10 मेजर आउटकम को डिस्कस किया गया है, जिससे कि हम इसे फाइनेंस ट्रैक ऑफ G20 प्रेसिडेंसी की बात करें। और ये सबसे खास बात है कि इंडिया की प्रेसिडेंसी में ये डिस्कशन हुआ है, जो कि भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा है। और भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इसको जो है बैन करने की बात कही थी, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दिया था क्रिप्टो करेंसी की। और भारत सरकार खुद जो है डिजिटल करेंसी की बात भी कर रही है, चाइना भी कर रहा है। तो इस जो है वर्ल्ड में हमें प्रोग्रेसिव होना है, अगर हमें वर्ल्ड की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, साथ ही साथ वर्ल्ड के साइंस एंड कल्चर के साथ साथ चलना है, तो हमें इसको जो एक बहुत बड़े रिस्क क्रिएट हो रहा है इसकी वजह से, क्रिप्टो एसिड इकोसिस्टम की वजह से, उसे टैकल करने के लिए अति आवश्यक है। तो यहाँ पर इस बात को भी डिस्कस किया गया है। आगे हम देखते हैं कि ये लोग और क्या क्या अचीवमेंट करते हैं, क्या क्या डिस्कशन करते हैं। G20 की जो नेक्स्ट पेज नंबर 7 है, इस पर भी G20 की ही खबरें हैं। तो हम देख सकते हैं डिफरेंट डिग्नेटरीज जो हैं आपस में मिल रहे हैं। तो इसमें अगर देखा जाए, चाइना बैक्स डेली डिक्लेरेशन मूव फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स, जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं उसी से रिलेटेड है कि चाइना में ने जो जियो पॉलिटिक्स को है इसको लेकर के सपोर्ट किया है। और एक्चुअल में उसने सपोर्ट इसलिए किया है डेली डिक्लेरेशन को, क्योंकि इसमें रशियन इन्वेजन की बात नहीं की गई है। तो इसलिए जो है वहाँ के जो ली कियांग है, जो कि सेकेंड
हाईएस्ट रैंक है वहाँ के चाइनीज प्रेसिडेंट के बाद, वो प्रीमियर हैं, उन्होंने भी जो है ये अर्ज किया था कि हमें इस तरीके से कॉमन ग्राउंड वाइल्ड सेल्विंग डिफरेंसेस के बाद अर्ज ऑल द कंट्री टू रिस्पेक्ट वन अनदर। उन्होंने कहा कि सभी कंट्री की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इस बात पर जो है एग्रीमेंट हुआ था। आगे देखा जाए तो हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी विटाल फॉर इंडिया यूएस टाई व्हाइट हाउस ऑफिशियल। व्हाइट हाउस ऑफिशियल का ये भी कहना है कि जो भारत और यूनाइटेड स्टेट की जो डिप्लोमेसी है, इंटरनेशनल रिलेशन है, ये एक्चुअल में डेमोक्रेसी बेस्ड है। इसलिए अगर डेमोक्रेसी इंक्रीज होगी तो हमारे जो है पावर स्ट्रेंथन और होंगी और हमारी फ्रेंडशिप स्ट्रांग होगी। उन्होंने कहा कि जो कर्नाटक में अभी असेंबली इलेक्शन हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भाजपा के हारने पर कांग्रेस को जीतने पर उन्हें कांग्रेचुलेसन दिया है, जो कि हेल्दी डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है कि हमें डेमोक्रेसी में मतभेद भले हो, मन भेद नहीं होना चाहिए। उनका ये एक्चुअल में मोटो देखा जा सकता है। आगे देखा जाए तो G20 नेशन टू फोकस ऑन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी पर जैसा कि हमने देखा कि वो जो रसियन ब्लैक सी ग्रेन डील की बात की जा रही है, एक्चुअली में फूड सिक्योरिटी की बात की गई है। तो इसमें जो लीडर्स हैं उन्होंने G20 में मीटिंग में जो एडाप्ट किया है कि उनका मेन इम्फेसिस क्या है कि जो ग्लोबल फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है उसे जो है एक सप्लाई है, उसे जो है कम्प्लीटली जो है ऑथोराइज किया जाए। किसी तरह से कोई फूड सिक्योरिटी स्कार्सिटी या न्यूट्रिशन जो है फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन 2023 का प्रिंसिपल रखा गया है, किसी तरह की कोई स्कार्सिटी क्रिएट न होने पाए और पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ें इंक्लूड रहती रहें। साथ ही देखा जाए तो मिलेट, क्विंटो, sorghum, अदर ट्रेडिशनल क्रॉप इंक्लूडिंग राइस, व्हीट, इन सबको भी जो प्रमोट करने की बात की, क्योंकि ये क्लाइमेट रेजिलियंट और न्यूट्रिशियस ग्रेन है। तो यूज ऑफ फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो G20 मेंबर में जो कि 12th G20 मीटिंग थी, तो इसमें एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट उन्होंने मेन इम्फेसिस ये रखा है कि हमें जो है एक्सेस टू अवेलेबिलिटी एंड एफिशिएंट यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड एग्रीकल्चर इनपुट। तो हमें एक्चुअली फर्टिलाइजर और एग्रीकल्चर इनपुट हमें एक्सेस होना चाहिए। हम जानते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात चलती है, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग करके श्रीलंका तबाह हो गया। अब पूरे वर्ल्ड में ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्चुअली में सस्टेनेबल नहीं है। अगर हमें सबका पेट भरना है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं की जा सकती, फर्टिलाइज़र की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए इसकी इनपुट जो है कंटिन्यूस सप्लाई इसकी होती रहे। इसलिए यहाँ पर फर्टिलाइज़र की भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है कि प्रोडक्शन घटे हैं। यूक्रेन और रसिया जो है इनका फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन ही बहुत ज़्यादा है और वहाँ से फर्टिलाइज़र की कमी होने की वजह से भी वर्ल्ड में, स्पेशली भारत में तो बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ी हैं। यूनियन गवर्नमेंट ने जो है इस पर सब्सिडी बढ़ा दिया है। अगर सब्सिडी नहीं बढ़ाता तो भारत में शायद एक क्रांति वाली स्थिति आ जाती, क्योंकि ये जो है फिर सामान्य किसानों से परचेज न कर पाते, क्योंकि इतनी ज़्यादा बढ़ गई। इसलिए ये कोऑपरेशन अति आवश्यक है कि फर्टिलाइज़र यूज पर जो है एक कमेटी बने, G20 मेंबर अपने जो है वहाँ पर एक्सपर्ट पैनल बनाए और किसी भी तरीके से एक्सपोर्ट प्रोविज़न ना हो, एक्सपोर्ट प्रोविज़न और रेस्ट्रिक्शन जैसी कोई चीज़ ना हो, मार्केट डिस्टॉर्शन जैसी चीज़ ना हो। और WTO जो कि हमारे पास जो पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड को मैनेज करता है, फैसिलिटेट करता है, उस ऑब्जर्वेशन करता है, उसको भी एक जो है ओपन एयर और फ्री और जो है विदाउट जो है किसी बायसनेस के उसको काम करने की आवश्यकता है, जिससे कि वर्ल्ड को ग्लोबल हेल्थ को फर्टिलाइज़र के माध्यम से फूड ग्रेन को सिक्योरिटी को हम सुचारू रूप से स्थापित कर सकें। नेक्स्ट आर्टिकल है एजुकेशन मिनिस्ट्री आस्क स्टेट टू ब्रिंग ऑल डाटा अंडर वन प्लेटफॉर्म। तो एक्चुअल में यूनियन मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो भी डाटा है विद्या समीक्षा केंद्र की एक रिपोजिटरी है, उसके माध्यम से सभी जो है स्कूल जो हैं उन्हें जो है नेशनल डिजिटल एजुकेशनल आर्किटेक्चर में जो है एक समाहित किया जाए। सभी जो है एजुकेशनल मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि NDEAR है, उसमें जो है सभी लोग एक डाटा को रखें और सभी डाटा को जो है विद्या समीक्षा केंद्र में वो क्या करें, डाटा को रिपोजिटरी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की सभी स्कीम, किसी मिनिस्ट्री की जो भी स्कीम है वहाँ पर डाटा को कलेक्ट किया जाए। तो इसमें आर्टिकल में कहा गया कि जो PM पोषण मिड डे मील है प्रोग्राम है, टीचर ट्रेनिंग डाटा फ्रॉम द नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर, उनको भी रखा जाए। उनका हेड है होलिस्टिक एडवांसमेंट पोर्टल, टेक्स्ट बुक कंटेंट फ्रॉम द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, स्कूल ड्रॉप आउट, बच्चों का अटेंडेंस रिलेटेड जो भी डाटा है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन फॉर एजुकेशन UEDISE प्लस जो है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम क्या है, ये सभी जो है जो भी अचीवमेंट हो रहे हैं, जो भी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है, उन सभी को इवेल्युएट किया जाए और इस रिपोजिटरी में डाटा को रखा जाए। सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों की ये कहना है। जो करंट टाइम की बात कीजिए जो सेंट्रल का VSK, ये एक्चुअल में सेंट्रल इंस्टीट्यूट
ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बिल्डिंग ऑन नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT के कैंपस में स्थापित किया गया है। और एक्चुअली में देखा जाए तो मल्टी नेशनल IT कंपनियां अर्न्स्ट एंड यंग मैनेज इसे कर रही हैं। तो ये एक्चुअल में सरकार का ये मेन फोकस है कि बच्चों के जो एजुकेशन सिस्टम है उनके पूरे डाटा अगर इकट्ठा रहेंगे तो एनालिसिस करना आसान होगा। तो इस पर एक्चुअल में अभी मिनिस्ट्री ने सभी स्टेट को बोला है, अभी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तो जब इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तो ब्रॉड स्केल पर इसको स्टडी किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है 67 स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल 59 एम्फीबियन रिकॉर्डेड इन वायनाड फॉरेस्ट सर्वे। तो फॉरेस्ट सर्वे हुआ है वायनाड कहाँ पर है? तो ये केरला में है। केरला में एक वहाँ पर जो है ये फॉरेस्ट सर्वे हुआ है जिसमें 67 स्पीसीज जो है रेप्टाइल की और 59 एम्फीबियन जो है 65 एम्फीबियन की जो है नए डिस्कवर किए गए हैं। तो हम देखते हैं कि 67 स्पीसीज रेप्टाइल 59 जो है एम्फीबियन को ऐसा जो है फर्स्ट टाइम जो है हर्पेटोफैनल सर्वे, इसको हर्पेटोफैनल सर्वे कहा गया। उसमें कंक्लूड किया गया है कि जो साउथ वायनाड फॉरेस्ट डिवीजन है उसमें ये पाए गए हैं। अगर देखा जाए तो 4 एम्फीबियन एंड 3 रेप्टाइल वेर स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार जो है 4 एम्फीबियन और 3 रेप्टाइल मतलब रेंगने वाले जीव, और एम्फीबियन मतलब जो दोनों जगह रह सके, पानी और ज़मीन पर रह सकते हैं, जैसे मेढक है तो रह सकते हैं। इन लोगों को एनालाइज किया कि 4 जो है ऐसे एम्फीबियन और 3 रेप्टाइल को पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया है। अगर बात करें कुल 126 स्पेसीज जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें 48 एम्फीबियन और 21 जो है रेप्टाइल जो एंडेमिक है, वेस्टर्न घाट के एंडेमिक का मतलब वहीं पर पाए जाते हैं और अन्यत्र जो है उनकी संख्या या तो कम है या नहीं पाए जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो की डिस्कवरी की बात की जाए तो जो इम्पोर्टेंट स्पेसीज पाए गए हैं सर्वे में, उसमें स्टारी नाइट फ्रॉग पाया गया है और बियरिंग, ये एक्चुअली में स्टारी नाइट फ्रॉग इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा है? क्योंकि ये जो है कंस्टेलेशन ऑफ ब्लू डार्ट, उसको जो है शरीर पर जो है ब्लू डार्ट पाए जाते हैं, जैसा लगता है कि वो कंस्टेलेशन है, एक आकाश गंगा की तरह में ताराओं का पुंज है, उसी तरह इसलिए इसका नाम स्टारी नाइट फ्रॉग रखा गया है। और साथ ही साथ जो है इसको मिनिएचर नाइट फ्रॉग पाया गया है, जिसमें एक्चुअली में टाइनिएस्ट फ्रॉग इन द कंट्री, पूरे वर्ल्ड में जो सबसे पतला टाइनिएस्ट फ्रॉग है। और इंडेंजर्ड स्पीसीज सच एज मालाबार टोरेंट टोड एंड रेड स्ट्रीम टोड भी पाए गए हैं। तो नेकेड डांसिंग फ्रॉग, जिसको प्रीवियसली पहले एसोसिएट किया जा चुका है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, ये लोग भी साइट किए गए हैं, वहाँ पर उन्हें देखा गया है। तो द सर्वे कमेंस विद द रिकॉर्डिंग ऑफ द ग्रीन ट्री फ्रॉग एंड कल्मिनेटेड विद ए कंपेडियन ऑफ 59 एम्फीबियन। तो सबसे पहले जो यहाँ पर रिकॉर्डिंग ग्रीन टी फ्रॉग से शुरुआत हुआ है। तो कुल इस तरीके से हम देखते हैं कुल जो 80% एक्चुअल में यूनिकली जो वेस्टर्न घाट में पाए जाने वाले यूनिक एनिमल्स हैं, एम्फीबियन हैं, रेप्टाइल हैं, उन्हें जो है इस सर्वे में पाया गया है। और स्पेसीज की बात की जाए जैसे वायनाड द्रविडो गेको, नीलगिरी स्पिनी लिजार्ड एंड नीलगिरी फॉरेस्ट लिजार्ड, इनको जो है ऐड किया गया है इसमें इन सब चीज़ों के लिए। तो एक्चुअल में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो सर्वे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारी जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रही है, किसी भी प्राणियों के लिए जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है और फूड सप्लाई की कमी है, इसी वजह से उनका एक्चुअल में वल्नरेबिलिटी है, इंडेंजर्ड है और एक्चुअल में एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। इसलिए इन पर स्टडी होना अति आवश्यक है। आगे अगर वर्ल्ड न्यूज में बढ़ें तो मोरक्को सी इट्स स्ट्रांगेस्ट अर्थक्वेक इन 120 ईयर। तो 120 सालों के इतिहास बात की जाए मोरक्को की, तो वहाँ पर 120 सालों के रिकॉर्ड में सबसे भयंकर स्तर पर भूकंप आया है और भूकंप में करीब 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। अब यहाँ पर एक समस्या ये है कि क्या मोरक्को में प्रोटेक्शन की कोई चीज़ है, क्या वहाँ पर कुछ ऐसा प्रोटेक्शन गवर्नमेंट नहीं लगाती है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के समय कि इतने ज़्यादा लोग मारे जा रहे थे। एक्चुअल में देखा जाए तो वो जो है डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा रेयर है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर एक्चुअल में भूकंप नहीं आते हैं, इसलिए वहाँ पर किसी सरकार का ऐसा कोई नॉर्म वगैरह ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, इसलिए वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा भूकंप के झटके झेलने पड़े हैं और करीब 1037 लोगों का जो रिकॉर्ड अब तक मेंटेन हुआ है उसे मारे गए हैं। हो सकता है संख्या और ज़्यादा बढ़े। तो मोरक्को क्या है? मोरक्को एक्चुअल में एक देश है जो वेस्टर्न अफ्रीकन, पश्चिमी अफ्रीका में बसा हुआ एक देश है और इसको देखा जाए तो अभी चर्चा में आ गया था क्योंकि इसने इजराइल से साथ अपने रिलेशन को स्ट्रांग किया था। मोरक्को एक मुस्लिम कंट्री है, इजराइल जो है एक यहूदी कंट्री है और मुस्लिम कंट्री और यहूदी जो इजराइल है उनमें एक हमेशा से राइवलरी रही है। लेकिन हम देखते हैं पिछले 2-3 सालों में जो है ये राइवलरी कम हुई है और बहुत सारे देशों ने, मुस्लिम कंट्री ने, जैसे UAE है, सऊदी अरेबिया है,
बहुत सारे मिस्र वगैरह बहुत सारे देशों ने अपने रिलेशन को नॉर्मलाइज किया है, तो मोरक्को भी उसी में से एक, तो इसलिए मोरक्को भी इस समय चर्चा में आ गया था कुछ समय पहले इसको लेकर के। रशियन चाइनीज ऑफिशियल अटेंड नॉर्थ कोरियन एनिवर्सरी परेड। तो एक्चुअल में नॉर्थ कोरिया का जो है स्थापना दिवस चल रहा था, उसमें रसिया और चाइना के ऑफिशियल मौजूद थे। नेक्स्ट है साइंस एंड न्यूज़ है साइंटिस्ट ग्रो ए मॉडल ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो इन द लैब। तो ह्यूमन एम्ब्रियो को एक्चुअल में देखा जाए तो इथिकल रीजन की वजह से, टेक्निकल चैलेंज की वजह से इस पर स्टडी स्पेशली नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इथिकली ये अलाउ नहीं कर सकता, कोई गवर्नमेंट इसको अलाउ नहीं कर सकती है, क्योंकि इससे हो सकता है किसी भी तरह के शोषण की भावना दिखती है। साथ ही साथ किसी ह्यूमन को जो है एक आर्टिफिशियल ह्यूमन जनरेट किए जाएंगे, बनाए जाएंगे, जो कि नॉर्मल ह्यूमन से अलग होंगे और उनको जो जीन में चेंजिंग करके एक अनएथिकल प्रैक्टिस की जा सकती है। लेकिन वैज्ञानिकों ने जो है चूहे पर एक रिसर्च किया है और उसी की हेल्प से ह्यूमन एम्ब्रियो को लैब में बना लिया है। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो क्लोजेस्ट साइंटिस्ट रिसर्च किए गए हैं उसमें इंट्रा यूटेराइन डेवलपमेंट आफ्टर इम्प्लांटेशन, उन्होंने जो है यूटेराइन जो होता है अंदर का पार्ट होता है, उसमें उन्होंने चूहे के नए एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को जनरेट किया है और उसमें जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो है जिनकी जो है सेल्फ एसेसिंग कैपेबिलिटी है उसको उन्होंने बना लिया है। तो अगर देखा जाए तो इस स्टेज पर जो है एक्चुअल में जो ये स्टेज होता है जो उन्होंने डेवलप किया है, एक्चुअली प्राइमरली ये पाया जाता है उसमें जो है जो टिश्यू होते हैं वो उस पर डिवाइड हो जाते हैं। अगर वायरिंग मॉडल की बात की जाए तो एक्चुअल में ये जो मॉडल है जिसको कंप्लीट किया गया है, एक्चुअली ह्यूमन एम्ब्रियो को लैब में इससे बनाया जा सकता है और इसको यूटेरस में 14 दिनों में जो है फर्टिलाइजेशन कराया जा सकता है। ये एक्चुअल में 3D एक मिमिक्स था, मॉडल था और इसमें एक्चुअली पोस्ट इम्प्लांटेशन ह्यूमन एम्ब्रियो की बात की जा रही है। अगर देखा जाए तो इसमें किसी भी तरीके का कोई स्पर्म या एग का प्रयोग या बॉम्ब का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो इथिकल कंसर्न बनता है। वर्ल्ड में पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, जब हम एक व्यक्ति को पैदा आसानी से कर सकता है तो फिर लैब में बनाने की आवश्यकता क्यों है। तो ह्यूमन एम्ब्रियो बनाने का कोई बहुत बड़ा मामला नहीं दिखता है, इसलिए वे ये इथिकल कंसर्न की वजह से इस पर रोक रहती है। तो ये था आज का डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।